आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर आएंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पर। तो पहली प्रॉब्लम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। यह है अर्थ, इसका मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, और एक बॉडी जिसका मास है स्मॉल m, उसे अर्थ की सरफेस से किस हाइट तक ले जाना है? 2r हाइट तक। ये हमसे पूछा हुआ है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। तो आपको क्या क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है विद नेगेटिव साइन वर्क डन बाय द फील्ड, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट जब उसको अनएक्सेलरेटेड ले जाते हैं। तो यहाँ अंडरस्टूड है कि इस बॉडी को किसी एक्सटर्नल एजेंट ने सरफेस से 2r हाइट तक कैरी किया अनएक्सेलरेटेड, तब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ सिस्टम क्या है? सिस्टम है अर्थ और ये स्मॉल m मास की बॉडी। अब टू पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको याद आना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस कैपिटल G, दोनों मासेस m1 m2 अपॉन सेपरेशन R। यह है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहां पर जो एनर्जी होगी U इनिशियल, वो कितनी होगी? वो होगी माइनस G, अर्थ का मास, इस बॉडी का मास, अपॉन R। और यहां पर जो एनर्जी होगी फाइनल, वो कितनी होगी? वो होगी माइनस कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन 3R। बस ये हमको फाइंड आउट कर देना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमको वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मिल जाएगा। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U फाइनल कितनी? माइनस कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन ये डिस्टेंस सेंटर से, वो हो जाएगी 3R, और फिर माइनस माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। इसको हमको सॉल्व कर देना है। ये 3 लिखा हुआ है मैंने। अब ये G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ये तो आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ बचेगा 1/3, दैट इज 2/3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3R, और यही फाइनल आंसर है। ये आ गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब वर्क डन बाय द फील्ड पूछा होता तो फिर माइनस साइन के साथ आ जाता है ये आपका आंसर। तो 2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3R, एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एग्जाम में यदि आता है तो ये सब नहीं सोचना है आपको, बस सीधे ये यदि याद आ जाता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेनी है। बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी याद आ जाए आपको, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, मतलब यहाँ आ जाएगा 3R। इनिशियल कितनी होगी? GM अपॉन R, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। तो इजी सवाल है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg and 3 kg placed at the 3 vertices of an equilateral triangle of side 20 सेंटीमीटर। तो यह है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसके वर्टाइसेस पर 3 मासेस रखे हुए हैं, 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। 3 मासेस हैं, मतलब ये 3 पार्टिकल सिस्टम है। इसकी हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे करेंगे? तो हम पेयर्स में फाइंड आउट करेंगे। पहले सिस्टम ऑफ 1 kg एंड 2 kg, दीज 2 मासेस, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर 2 3 और फिर 3 1, और तीनों को ऐड कर देंगे। मतलब U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये होगी U12 प्लस U23 प्लस
U31। और आगे के लिए भी याद रखें कि n पार्टिकल्स का यदि सिस्टम है तो ऐसे कितने पेयर्स फॉर्म होते हैं, तो ये होते हैं n इंटू एन माइनस 1/2। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, पर आप तो ऐसे इसको याद रखें जैसे यहाँ 3 पार्टिकल्स थे, यहाँ 3 रखा तो 3 इंटू 2/2 यानी 3 पेयर्स फॉर्म होंगे। इंस्टेड यदि स्क्वायर के वर्टाइसेस पर 4 मासेस रखे होते, फिर यहाँ आता 4, यहाँ आता 3, 12/2 यानी 6 पेयर्स फॉर्म होते। यहाँ हाल फिलहाल 3 पेयर्स फॉर्म होंगे। फॉर्मूला हमको वही लगाना है पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू माइनस जी मासेस का प्रोडक्ट अपॉन उनके बीच की सेपरेशन। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पहले माइनस कैपिटल जी इन दो मासेस का प्रोडक्ट, मतलब कितना 2, और नीचे नीचे आएगा इनके बीच का सेपरेशन। तो आप चाहें तो अभी इसको 20 ही रहने दें सेंटीमीटर में, तीनों में आएगा, कॉमन आने के बाद उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको आंसर चाहिए जूल में, SI यूनिट्स में। फिर यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू 3 यानी -6, माइनस जी इंटू 6/20, और फिर माइनस जी इंटू 3/1, मतलब ये 3/20। पर ध्यान रहे कि ये सेंटीमीटर में है। कॉमन क्या आ गया, -g अपॉन, इसको कर लेते हैं अब कन्वर्ट 20 को मीटर में। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 2 बचेगा प्लस 6 प्लस 3, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है, तो क्या आएगा, -11g, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, 100 हो जाएगा ये, 10⁻⁻2 ऊपर जाने पर 100/20 यानी 5, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई होने पर -55g। तो जब भी एग्जाम में आता है और यदि माइनस वाला कोई आंसर है, बाकी आप देख रहे हैं 1 3 और 4 सब पॉजिटिव हैं, पर पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखकर भी इसको डायरेक्ट टिक कर सकते थे, सॉल्व भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसी तरह का क्वेश्चन वहां होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। बस वहां माइनस नहीं देना है, माइनस अपने आप आ जाएगा जब हम चार्जेस को साइन के साथ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसी तरह का सवाल वहां भी आ सकता था, 3 चार्जेस होते जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर रखे होते, और हमको सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी होती। तब हम इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले के यूज से 3 ऐसे पेयर्स में फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उनको एड अप कर देंगे। बस वहां पर फर्क ये आएगा कि चार्जेस को हमें साइन के साथ में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में ये माइनस साइन ऑलरेडी आता है, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, ये माइनस हमेशा बना हुआ रहेगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R, इसको याद रखेंगे तो अच्छा होगा। और इस तरह का एक सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको मिलेगा, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी at a distance small r from the center of earth is v. Its weight at a distance 2r from the center of earth is। दो कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग की हुई है। हमसे बोला क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की, मान लो उस बॉडी का मास है स्मॉल m, स्मॉल m मास की बॉडी को यहां जब हम कंसिडर करेंगे कितनी ऊपर, सेंटर से r डिस्टेंस पर, तब पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है v के बराबर। फिर से बोलता हूं मैं, क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनस साइन नहीं लेना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज v। वो पोटेंशियल नहीं है बल्कि पोटेंशियल एनर्जी है। तो u कितना दे रखा है, वो है g कैपिटल M स्मॉल m, जिसमें कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, ये स्मॉल m इस बॉडी का मास, अपॉन डिस्टेंस वो कितना है r, एंड दिस इज गिवन टू बी v। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए उस बॉडी का वेट,
m है उसका मास, तो वेट कैसे आएगा? वेट आएगा mg के फॉर्मूले से। उसका वेट चाहिए पर कहाँ? वो चाहिए हमें 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर। तो हमको ये भी याद आना चाहिए कि ये g कितना होता है, ये होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? वो 2r यानी 4r स्क्वायर। और इसमें लाकर इस फॉर्मूले से v की वैल्यू हमको इनकारपोरेट कर देनी है। तो gmm तो मिल रहा है हमको, यह है gmm को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम rv अपॉन 4r स्क्वायर। तो एक r कैंसल आउट होकर ये हो जाएगा v अपॉन 4r के बराबर, v अपॉन 4r, एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass 10 gram is kept on the surface of a uniform sphere of mass 100 kg and radius 10 centimeter. Find the work to be done against the gravitational force between them to take the particle far away from the sphere is. G की वैल्यू दे रखी है 6.67 टाइम्स 10 to the power minus 11 SI यूनिट्स। तो आपने ठीक से इसको पढ़ा होगा। चाहिए क्या हमको? वर्क टू बी डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो जो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब ही यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल मतलब फाइनल यानी फार अवे, यानी इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस उसकी सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा? माइनस जी कैपिटल एम, उस स्फीयर का मास, इनटू स्मॉल एम, मतलब वो बॉडी जिसको हम कैरी कर रहे हैं, अपॉन यहाँ क्या आएगा? इन्फिनिटी, माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन उस स्फीयर का रेडियस, क्योंकि उसके सरफेस से इन्फिनिटी पर लेकर गए हैं। तो ये फाइनल, ये हो गई इनिशियल, मतलब हमको यही फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, यहां बस सब्स्टिट्यूशन करना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इस फॉर्मूले में। तो क्या रखें? जी की वैल्यू 6.67 टाइम्स 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 11, उस बॉडी का मास कितना है? 100 kg, इंटू स्मॉल एम, वो कितना है? 10 ग्राम, ग्राम के बनाना पड़ेंगे किलोग्राम, मतलब नीचे 1000, अपॉन कैपिटल आर इज 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर बना देंगे। इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये दो खत्म जीरोस, और ये 100 बनकर इससे कैंसिल, तो बस ये आ गया आपका आंसर 6.67 टाइम्स 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10। और आंसर आएगा किसमें? जूल में, क्योंकि आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट आप कर रहे हैं वर्क डन। तो आंसर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite is revolving very close to a planet of density capital D. The time period of revolution of that satellite is. तो यहां से अब हम मोशन ऑफ सैटेलाइट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक सैटेलाइट किसी प्लैनेट की सरफेस से बहुत पास रिवॉल्व हो रहा है, उस प्लैनेट की डेंसिटी है कैपिटल डी, हमको चाहिए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दैट सैटेलाइट। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के कौन से फॉर्मूले आपको याद आने चाहिए? मैं याद दिलाता हूं। सबसे पहले आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होती है किसी सैटेलाइट के किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमने के लिए। वी नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी कैपिटल एम मतलब मास ऑफ दैट प्लैनेट, अपॉन यहाँ आता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और यदि वो सैटेलाइट उस प्लैनेट की सरफेस से h हाइट पर रिवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ आने लगता है r प्लस एच, रेडियस ऑफ द प्लैनेट प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, gm अपॉन r प्लस एच। तो पहले ये याद आ जाना चाहिए। और जब वो बोलेंगे कि वेरी क्लोज टू अ प्लैनेट, तब क्या होगा? इस r के सामने h नेग्लिजिबल होकर अंडर रूट जी एम अपॉन आर हो जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी।
ऑर्बिटल वेलोसिटी यदि याद आ जाती है तो फिर टाइम पीरियड के लिए 2 पाई स्मॉल आर, ऑर्बिट की रेडियस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगाकर टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये उसकी बेसिक थ्योरी है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यदि याद हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको एग्जाम में जल्दी से उनको रिवाइज करना पड़ता है। इसीलिए डेरिवेशंस भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ जल्दी से उसको डिराइव करते हैं हम। यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है वो प्लैनेट, और इस प्लैनेट का मास है m और रेडियस है कैपिटल R, और ये है उस सैटेलाइट की ऑर्बिट। स्मॉल m का एक सैटेलाइट मान लो इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है इस प्लैनेट के चारों तरफ, ये हो जाएगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और सरफेस से किस हाइट पर है वो h हाइट पर, तो ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी r प्लस h। और यहाँ सिंपल सी एक फिजिक्स ये लग रही है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट से यदि रिवॉल्व हो रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स m v नॉट स्क्वायर अपॉन r प्लस h is provided by the gravitational force of attraction between the planet and the satellite। छोटी सी फिजिक्स लगती है, और जब आप उधर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिजिक्स में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ रहे होंगे, तब बिल्कुल इसी तरह की बात होगी एटम के लिए। ये होगा न्यूक्लियस और ये होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होगा, तब रिक्वायर्ड या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ऐसा ही फॉर्मूला आपको वहां भी मिलता है। ये m कैंसल आउट, ये एक बार r प्लस एच कैंसल आउट होकर v नॉट का ये वाला फॉर्मूला आ गया। देयरफॉर v नॉट इक्वल्स कितना आ गया, अंडर रूट g कैपिटल M अपॉन r प्लस एच। ये कंप्लीट फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब जब वो सैटेलाइट बहुत क्लोज होता है उस प्लैनेट के, मतलब ये h बहुत कम होता है r के सामने, इफ h इज टू मच लेस देन r, तब r में h जोड़ें या ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये छोटा है इसलिए नहीं हटाया, बल्कि r के सामने बहुत छोटा है इसलिए इसको निग्लेक्ट कर देंगे। इसको निग्लेक्ट करने पर फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, किसी और कलर से इसको लिख देते हैं। मतलब ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन कैपिटल आर केवल तभी लगेगा जब वो सैटेलाइट उस प्लैनेट के बहुत क्लोज ऑर्बिटिंग कर रहा होगा। तो ये आ गया वी नॉट। अब सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे, आराम से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टी इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर। आर मतलब क्या, आर मतलब आर प्लस एच, जिस सर्कल में वो रिवॉल्व हो रहा है। एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कवर्ड ये होगा 2 पाई आर किस वेलोसिटी से, वी नॉट से। तो अभी ये कंप्लीट फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। बाय द वे हम वो फॉर्मूले भी डिराइव कर रहे हैं। अब यहाँ वी नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, ये अंडर रूट आएगा आर प्लस एच, और इस आर प्लस एच इस वाले को जब स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे तो क्यूब बनकर अंदर जाएगा और यहां आने लगेगा जी एम। ऐसा फॉर्मूला बन जाता है, डरावना सा, जो याद नहीं रहता है एग्जाम में, उसी समय हमको डिराइव करना होता है। अब इसमें भी कंडीशन लगा देते हैं, इफ एच इज टू मच लेस देन आर, टू मच लेस देन आर, तो इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा टी के लिए 2 पाई। अब क्या करेंगे, यहां से इग्नोर कर देंगे, तो ये बनेगा आर क्यूब बाय जी एम, आर क्यूब अपॉन जी एम। और इस सवाल में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। अब ये फॉर्मूले इतने सारे होते हैं पूरी फिजिक्स भर में फैले हुए कि वो आपको रटे नहीं होते। आपको अपने बेसिक्स पर भरोसा करना चाहिए। उसी समय यदि डिराइव करना पड़ा तो भी डरना नहीं है, आपको उसी समय डिराइव करके आंसर करना है। तुक्का लगाने का आप सोचें भी नहीं। अब ये फॉर्मूला हमको बतलाना है, अब आपको आ गया होगा समझ में। पर यहाँ पर तो हमें डेंसिटी दी हुई है और ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मास, तो बस यहाँ मास की जगह हमें कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। और वो क्या सब्सटीट्यूशन करें वो आप जानते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
आर क्यूब, ऊपर तो आ रहा है आर क्यूब, और नीचे नीचे है कैपिटल जी, इसको तो छेड़े नहीं, और वो यहां पर है, आप देख रहे हैं यहां पर डिनोमिनेटर, यहां डिनोमिनेटर, मतलब ये आंसर तो नहीं है हमारा, आंसर 4 तो इनकरेक्ट है। ये भले ही आप रूल आउट कर सकते हैं यदि ये आपको याद आ गया एग्जाम में तो कैपिटल जी हो गया। और मास, अब मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना होगा उसका 4 पाई आर क्यूब होता है, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 आएगा यहाँ, तो इधर भी है 3, इधर भी है, इधर भी है, मतलब कोई काम नहीं बना। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी, ये होगा ना, ऐसा होगा। अब ये आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 पाई को भी अंदर कर दें, बाहर कहीं भी आपको यहाँ 2 पाई नहीं दिख रहा है, स्क्वायर रूट से बाहर, मतलब इसको अंदर किया तो अंदर बनकर जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो एक पाई कट जाएगा, और अंदर ये 4 आएगा तो एक 4 भी कट जाएगा, पर एक पाई रह जाएगा कहाँ, न्यूमरेटर में, यानी 3 पाई अपॉन कैपिटल जी इंटू डी, और ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये सवाल आने पर वो डेरिवेशंस भी आपको याद आ जाने चाहिए। अंडर रूट 3 पाई अपॉन डी जी इज द आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, a satellite orbits the earth at a height of r/6 its orbital speed। तब आपको ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड के फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अभी हमने डिराइव किया v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन, यहाँ क्या आता है, यहाँ आती है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ध्यान से देख लें, यह है आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और ऑर्बिट की रेडियस मतलब कैपिटल आर उस प्लैनेट या अर्थ की रेडियस, और अर्थ सरफेस से हाइट दे रखी है r+6, यानी ऑर्बिट की रेडियस ये होगी, यानी कितना हो गया 7r/6, और ये यहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अंडर रूट जी एम, ये रेसिप्रोकेट होकर 6 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 7r, यानी 6 GM अपॉन 7r इज द आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस भी आपको यहां से समझ में आ रही होगी, फॉर्मूले रटने से काम नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज t, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज कैपिटल R, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज v एंड एक्सेलरेशन इज a, देन। तो कुछ रिलेशंस यहां पर लिखे हुए हैं, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इसका आंसर तो ये है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी यदि टाइम पीरियड है कैपिटल टी, तो 2 पाई कैपिटल आर, ये एक ऑर्बिट में एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो अपॉन टाइम पीरियड, ये होगी ऑर्बिटल स्पीड। तो ये सही है और ये सही है। उसके अलावा ये क्या है, a बराबर v²/r, ये क्यों सही है, क्योंकि यह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ऑर्बिटल स्पीड स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो बाकी सब आपको इनकरेक्ट मिलेंगे किसी न किसी वजह से, जैसे ये v इज इक्वल टू ए टी, ये नहीं लगा पाएंगे क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो आप इसको देख लेंगे। हाल फिलहाल ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, a satellite is revolving near the earth's surface, its orbital velocity depends on its mass as। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है अंडर रूट जी कैपिटल एम अपॉन, यहाँ क्या आता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यदि उस प्लैनेट से h हाइट पर रिवॉल्व हो रहा है तो r+h आएगा। हमको बताना है कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट के मास पर किस तरह डिपेंड करती है। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला स्मॉल m से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m, मतलब ही ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करती, और नहीं करती इसलिए m⁻⁴ 0 हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ
द सैटेलाइट, वो तो डिपेंड करती है कैपिटल एम मतलब मास ऑफ प्लैनेट पर, आर मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट पर, और एच पर, एच मतलब हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो हाल फिलहाल आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज नियरली। एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए, तो उसका आपको फॉर्मूला ही याद होगा, अंडर रूट क्या है वो, 2g कैपिटल आर, 2gr, अंडर रूट 2gr इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, जिसमें g क्या है, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, r रेडियस ऑफ अर्थ, और 2 तो कांस्टेंट है। और इसमें जब आप सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसका आंसर हमको याद कर लेना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से उसको देख लेना चाहिए, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है किसी ऐसे प्लैनेट के लिए, सॉरी सैटेलाइट के लिए जो अर्थ सरफेस से बहुत पास रिवॉल्व हो रहा हो, वो होता है अंडर रूट ऑफ जी आर। और इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये आता है लगभग 7.9, और ये भी होता है किलोमीटर पर सेकेंड में। पर ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये अर्थ के लिए ऐसे सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है जो सरफेस से बहुत पास रिवॉल्व हो रहा है, वो होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसको आप सॉल्व वॉल्व करके मत देखना, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप करोगे भी तो आएगा उतना ही। अब रेडियस ऑफ अर्थ आपको याद आना चाहिए, वो आपको याद होगी लगभग 6400 किलोमीटर होती है। और किलोमीटर का मीटर बनाएंगे तो ऐसा होगा, यानी यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा 6.4 टाइम्स 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पर ये सब आप सॉल्व वॉल्व करेंगे भी तो मीटर में पहले आएगा और फिर उसको किलोमीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, आंसर तो यही आना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पर ये फॉर्मूला जरूर आप ध्यान रखें, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन जी एंड आर। आर मतलब रेडियस ऑफ द प्लैनेट और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन करेंगे, a satellite is revolving in a circular orbit of radius small r, ratio of kinetic energy and its potential energy is only magnitude। तो एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट्स में आपने पढ़ा होगा, 3 एनर्जीज की हम यहाँ बात करते हैं। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उस सैटेलाइट की कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के वो होगी हाफ m, मतलब उस सैटेलाइट का मास इनटू ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर। अभी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, अभी हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, अंडर रूट जी एम अपॉन यहाँ क्या आता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये है ऑर्बिट की रेडियस, ये वो सैटेलाइट स्मॉल एम मास का, ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट, आर है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एम इज मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज कैपिटल आर। तो यहाँ आर प्लस एच, एच हाइट पर यदि वो है तो आर प्लस एच को स्मॉल आर लिख दिया है, उसी के टर्म्स में हम इसको लिखेंगे। तो वी नॉट का कर देना है स्क्वायर, तो जी कैपिटल एम अपॉन आर। तो आपको अब ये फॉर्मूला याद रख लेना है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। दिस इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो पहला तो यही याद रख लें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। फिर पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी मिलकर किस किस की, प्लैनेट की और उस बॉडी की, वो कितनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, U इक्वल्स टू माइनस जी मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन आर भी आएगा, पर यहाँ आएगा पहले सैटेलाइट का मास अपॉन आर। और इन दोनों का कंपैरिजन बड़ा अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, जी एम एम अपॉन 2r। ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है, यहां पर आ रहा है 2r, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड लेकर उसमें यदि 2 से डिवाइड करें और पॉजिटिव कर दें उसे, तब आएगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका और इसका रेशो पूछा हुआ है हाल फिलहाल आपसे,
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड्स का रेशो। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, मतलब माइनस साइन नहीं लेंगे और इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा 1:2, GMM अपॉन 2R इंटू R अपॉन GMM। तो 1/2 इज द आंसर। और 1/2 हमको एक बात और बता रहा है, वो ये कि काइनेटिक एनर्जी होती पॉजिटिव है पर आधी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है पर नेगेटिव होती है। ये ध्यान रखेंगे। और तीसरी याद रखें, वो है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी के लिए दोनों को जोड़ना है। काइनेटिक एनर्जी कब? जब वो r रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, तो GMM अपॉन 2R और प्लस माइनस GMM अपॉन R। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो आप, GMM अपॉन R है, ये GMM अपॉन R है, जैसे कि ये x है, ये x/2 है, तो माइनस x/2 बचेगा। मतलब काइनेटिक के बराबर नेगेटिव, काइनेटिक के बराबर मतलब GMM अपॉन 2R पर नेगेटिव टोटल एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड्स में बराबर होती हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को ही नेगेटिव साइन के साथ लिख दें तो वो हो जाएगी टोटल एनर्जी। अब इन तीनों का भी रेशो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उससे कम कौन है? मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की मैं बात कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, और ये दोनों तो बराबर हैं, तो पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल। इसको मैंने ई लिख दिया, आप टी भी लिख सकते हैं। तीनों का रेशो पूछें तो क्या बोलोगे आप? 2:1:1। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? 2:1:1। इसको आप एक बार चेक कर लेना, पर ये शायद आपको आ गया होगा समझ में। उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात मुझे और कहनी है आपको कि ये जो पढ़ रहे हैं हम अभी थ्योरी, बिल्कुल ऐसी ही थ्योरी लगती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। बस वहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है अराउंड न्यूक्लियस, यहाँ पर प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट, पर कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। बस वहां पर ये रोल बदल जाएंगे। जी की जगह 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट आने लगेगा, मासेस की जगह चार्जेस आने लगेंगे, पर बहुत सिमिलैरिटी है इसमें और उसमें। तो दोनों तरह के क्वेश्चन साथ में करेंगे तो वो आपको याद भी रहेगा और आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज -u, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी ऑप्शन 3 तो कभी नहीं हो सकता। और आपको एक प्रॉपर्टी याद आ गई होगी कि पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है और नेगेटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से आधी और पॉजिटिव होती है, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। और 2 आना स्वाभाविक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो 2 तो आएगा। पोटेंशियल एनर्जी GMM अपॉन R होती है, तो उसमें 2 आने का सवाल नहीं। ऐसे आप उसको याद ला सकते हो। तो U बराबर -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, लार्जर कौन है मैग्नीट्यूड में? ये, और ये है हाफ, इसके मैग्नीट्यूड का आधा है। U के मैग्नीट्यूड से हाफ है काइनेटिक एनर्जी, यानी K = U/2। इनमें रिलेशन पूछते हैं तो आपको आसानी से ये याद आ जाएगा, K = U/2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, इट्स रेडियस इज कैपिटल R एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, then the speed required to be given to a projectile so that it does not return to earth is। तो लैंग्वेज से समझ में आ गया होगा, ये बात हो रही है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज √2gr। जी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगी, आपको आंसर मिल जाएगा। और आपको याद है GM/r², ये सरफेस का वैल्यू, ये यहाँ सब्सटीट्यूट करना इनटू r, तो एक r कैंसिल होकर 2gm/r इज द आंसर। तो ये भी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, 2gm/r। अगला क्वेश्चन,
A satellite is revolving in a circular orbit round the earth at a height of h. If the acceleration due to gravity at that height is g, the orbital speed of the satellite is. तो orbital speed का फॉर्मूला पहले लिखें, अंडर रूट जी कैपिटल एम अपॉन यहाँ क्या आता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. एच हाइट पर वो रिवॉल्व हो रहा है, यानी रेडियस, और यहाँ आएगा एच. ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, स्मॉल आर की जगह ये लिखेंगे. और अब इसमें हमें इनकारपोरेट करना है जी की वैल्यू को, और ये जी कहाँ का है, यह है एच हाइट का. तो एच हाइट का जी कितना होगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ऐसा होगा. और इसमें से जी एम आपको गायब दिख रहा है, यानी जी एम इक्वल्स टू हम लिख लेंगे स्मॉल जी इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर, और इसका सब्सटीट्यूशन इसमें कर देंगे. देयरफॉर वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच. तो एक आर प्लस एच कैंसल आउट होकर ये हो गया जी इंटू आर प्लस एच, एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी वी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ इज गिवन बाई. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा याद आएगा आपको, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये याद आता है. और यदि h बहुत कम हो r के सामने, तब फिर vo कितना हो जाता है, वो हो जाता है जी एम अपॉन आर. इसको इग्नोर कर देते हैं. फिर जी एम कितना होता है, वो होता है जी आर स्क्वायर अपॉन आर, यानी ये हो गया रूट जी आर. ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये केवल तब लगता है जब वो सैटेलाइट सरफेस से बहुत पास में ऑर्बिटिंग कर रहा हो. तो vo इज अंडर रूट जी आर, और एस्केप होता है अंडर रूट 2 जी आर, और ये जनरल है. ठीक है, सरफेस से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए उस बॉडी को इतनी स्पीड रिक्वायर्ड होती है, इतनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, अंडर रूट 2 जी आर. तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है. पर इन दोनों का कंपैरिजन जब करवा रहे होते हैं तब ऑर्बिटल वाला ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं. और इन दोनों में क्लियरली क्या रिलेशन है, तो दिख ही रहा है आपको कौन ज्यादा है, एस्केप ज्यादा है. कितना ज्यादा है, अंडर रूट 2 टाइम्स वी ओ. तो वी ओ रूट 2, ऐसा इसको याद रखना चाहिए. ऐसा लिखना गलत होता है, गलत नहीं है, पर कोशिश करें कि रूट 2 पीछे लिखें, मतलब ऐसे लिखें इसे, तो कैलकुलेशंस वगैरह कभी हुए तो गड़बड़ नहीं होगी. इस तरह लिखना चाहिए, जल्दबाजी में कहीं ये स्क्वायर रूट ये ऊपर ना आ जाए इसके. तो ऐसे याद रखें. एंड विच इज मोर, एस्केप इज मोर. कितना टाइम्स, रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू याद रखो 1.414, यानी v इज 1.41 टाइम्स vo. आंसर 1 इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स ऑफ टू सैटेलाइट्स at heights h1 and h2 from the surface of earth, यानी हमसे पूछा है t1 अपॉन t2, दो सैटेलाइट्स के टाइम पीरियड्स का रेशो. तो मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं रहता है, तो पहले मैं वी नॉट लिखता हूं. वी नॉट कितना होगा, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच. ये वी नॉट आया, इससे टी आप फाइंड कर सकते हैं. टी कितना होगा, 2 पाई रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला. फिर रेसिप्रोकेट होगा, ऊपर आ जाएगा आर प्लस एच और नीचे जी एम. तो t इज इक्वल टू 2 पाई, इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दें यदि, तो ये बन जाएगा आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम. अब ये क्वांटिटी कांस्टेंट जी एम इज कांस्टेंट एज वेल एज 2 पाई इज कांस्टेंट, यानी t प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एच होल क्यूब. तो इसको डिराइव सिर्फ मैंने इसलिए किया कि आप फॉर्मूला रटे नहीं, उनके डेरिवेशंस करें. बहुत छोटे छोटे डेरिवेशंस होते हैं, और डेरिवेशंस यदि याद हैं तो उसी समय फॉर्मूला डिराइव भी हो जाता है एग्जाम में. कभी भूल रहे हो तो, और ये याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है. टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट
स्मॉल आर क्यूब, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो या ऐसे भी याद रख सकते हो, यानी ऑर्बिट की रेडियस की पावर 3/2 से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में टाइम पीरियड। अब यहां पर हमको T1/T2 पूछा है, यानी क्या होगा R1/R2 टू दी पावर 3/2। R1 कितना होगा R प्लस H1, यदि वो H1 हाइट पर रिवॉल्व हो रहा है, R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2 टू दी पावर 3/2। क्लियरली ऑप्शन 2 इज करेक्ट।